Let's discuss part 3 of NTA CUT fixed solution. It was conducted on 22 May 2023 in shift second. Question number 21 is the refractive index of air with respect to glass is 2/3. तो जब भी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना होता है हम ऐसे लिखते हैं किसके रेस्पेक्ट में, ग्लास के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है, तो यहाँ पर एयर है तो एयर यहाँ पर आएगा किसके रेस्पेक्ट में, ग्लास के। तो ग्लास आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, किसी किसी बुक में आपको ऐसे भी मिल सकता है AG। फिलहाल मैं ऐसे लिख रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज गिवन 2/3। एंड एक रिलेशन होता है कि अगर मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी सेकंड मीडियम का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो इट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम टू द सेकंड। तो मैं यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना हो जाएगा, इसका उल्टा 3/2, वैसे 1.55 होता ही है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, अब डायमंड का एयर के रिस्पेक्ट में कितना है, इट इज गिवन 2.4। तो पूछा है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। तो हमें बताना है कि ग्लास का डायमंड के रेस्पेक्ट में कितना है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, एयर के। ठीक है, ये रिलेशन होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए आप किसी सेकंड मीडियम का फर्स्ट के मीडियम में लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम टू द एयर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें किसका बताना है, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, डिनोमिनेटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब देखो ए म्यू जी की वैल्यू में पता है कितनी, 3.3/2। डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में कितना है, 2.4। तो इसको आप 1.5 लिख सकते हैं और इसको लिखेंगे 2.4। तो इसी को हमें सोल्व करना है, तो जिसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा 0.625। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज 5 × 10⁻28 एटम पर मीटर क्यूब। इट इज डोप्ड बाय 2 parts per million कंसंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट आर्सेनिक। तो हमें बताना है कि होल कितने होंगे, नंबर ऑफ होल कितने होंगे और Ni की वैल्यू में गिवन है। तो इसके लिए बहुत फेमस रिलेशन है, Ne × NH हमेशा Ni के स्क्वायर के इक्वल होता है, Ni के स्क्वायर के इक्वल होता है। और हमें क्या निकालना है, NH निकालना है। तो NH कितना हो जाएगा, Ni का स्क्वायर अपॉन में N × में E। तो पहले हम डेंसिटी निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी है, और फिर Ni को के स्क्वायर को Ne से डिवाइड करेंगे टू फाइंड आउट NH। अब देखो NH कैसे निकालेंगे, सॉरी Ne पहले निकालेंगे हम। तो बोला कि 5 × 10⁻20 एटम पर मीटर क्यूब है और उसमें डोपिंग कर रहे हैं 2 ppm की। तो इसका मतलब जो Ne हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पार्ट्स पर मिलियन है, तो हम 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल एटम कितने हैं, वो है 5 × 10⁻28। तो यहाँ से ये हो गया 25 मतलब 10 हो गया। तो बस पावर मैनेज करेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 10, देखो ये हो गया 10 × 10⁻28 और 10⁻⁻6। तो नेट पावर कितनी आएगी, ये हो गया 29। तो 29 में से हमें 6 माइनस करना पड़ेगा, तो इट विल बी 10⁻23 और पर मीटर क्यूब। अब ये रिलेशन यूज कर लेते हैं जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था। तो NH इक्वल टू Ni गिवन है 1.5 × 10⁻16। तो इसका करेंगे स्क्वायर, डिवाइड करेंगे फिर 10⁻23 से। तो NH जो आएगा इट विल बी 2.25 × 10⁻9 पर मीटर क्यूब। सो 2.25 × 10⁻9 आएगा, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, a charge ball M hangs from a silk thread S which makes an angle beta with a large charge conducting sheet P as shown. The surface charge density हमें बताना है कि कितनी होगी, मतलब किस पर बेस्ड होगी, ये बताना है किसके प्रोपोर्शनल होगी। तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज रहा होगा जिसकी वजह से इसमें हुआ है रिपल्सन। और ये इस थ्रेड से बंधा हुआ है तो इस थ्रेड में कुछ टेंशन होगी T। तो इस टेंशन के दो कंपोनेंट हम लेंगे, दूसरा इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ रहेगा mg। ठीक है, तो टेंशन इस तरफ हो गई
mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसमें जो रिपल्सन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो रहेगा QE अवे फ्रॉम द प्लेट, और इट विल बी बैलेंस्ड बाय द कंपोनेंट ऑफ टेंशन इन दिस डायरेक्शन। देखो ये एंगल बीटा है, तो यहाँ से टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, तो ये एंगल हो गया बीटा। तो जिसके साथ एंगल बनता है वो कंपोनेंट कौन सा हो जाता है, टी कोस बीटा, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, टी साइन बीटा। तो हमने टेंशन के दो कंपोनेंट लिए, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये एंगल होगा बीटा, सो इट विल बी टी कोस बीटा, और ये कितना हो जाएगा, टी साइन बीटा। तो अब हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन ये बताएगा हमें कि पहले तो जो टी साइन बीटा है वो इक्वल होगा Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के, और टी कोस बीटा इक्वल होगा mg के। हमें ये बताना है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो किस पर बेस्ड होगी, और यहाँ पर ये जो प्लेट है विद लार्ज कंडक्टिंग सीट है, तो कंडक्टिंग सीट के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। सिग्मा क्या होता है, चार्ज डेंसिटी। तो पहले एक काम करते हैं, इसका रेशो निकालते हैं। ये लेट फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड, तो जब मैं इक्वेशन 1 को डिवाइड करूंगा इक्वेशन 2 से, तो टी से टी तो हट जाएगा, साइन बीटा अपॉन कोस बीटा आएगा, साइन बीटा अपॉन में कोस बीटा इक्वल टू क्यू ई अपॉन में एम जी। इसको आप क्या लिख सकते हैं, टेन बीटा क्यू अपॉन में एम जी, और इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख रहा हूँ सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब देखो क्यू एम जी और एप्सिलॉन नॉट तो है कांस्टेंट, तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि जो चार्ज डेंसिटी होगी वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगी, टेन बीटा पर। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन ए, टेन बीटा। क्वेश्चन नंबर 24, if the potential difference V applied across a metallic wire is increased by V, how will the drift velocity of the electron change? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कितना चेंज हो जाएगा ये हमें बताना है। देखो पहले पोटेंशियल कितना था V, अब नया जो पोटेंशियल होगा वो जितना पहले था उसमें V और ऐड हो गया, इंक्रीज बाय V हो गया, तो नया पोटेंशियल हो जाएगा 2 टाइम्स जितना पहले था। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर हम करंट के रेस्पेक्ट में देखें तो ये होता है I इक्वल टू एन ई वी टी। अब मान लो कि कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस है R और वो V पोटेंशियल से कनेक्टेड है, तो ऐसे में उसमें जो करंट फ्लो करेगा V इक्वल टू आई आर, हमें पता है फॉर्मूला होता है, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, पोटेंशियल अपॉन में रेजिस्टेंस एन ई ए वी टी। अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्टली पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। अगर बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट रहे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली डिपेंड करेगी पोटेंशियल पर। तो जब आप पोटेंशियल को डबल कर रहे हो, अब क्योंकि डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो भी डबल हो जाएगी, मतलब जितनी पहले थी अब वो वी डी 2 टाइम्स हो जाएगी, वी डी के जो नया वी डी है इट विल बिकम ट्वाइस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, a resistance of 15 ohm is connected in series with an unknown resistance। तो मान लेते हैं कोई unknown resistance R है और उसके साथ सीरीज में एक 15 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू मीटर ब्रिज। तो यहाँ पर एक मीटर ब्रिज भी है जिससे कनेक्टेड है ऐसे। while a resistance R2 is connected in the other gap। तो यहाँ पर देखो दो गैप होते हैं कि और इससे फिर पोटेंशियोमीटर नीचे कनेक्टेड होता है जिसकी लेंथ होती है लगभग 1 मीटर, और जो सेकंड गैप है यहाँ पर उससे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू है R2 इज कनेक्टेड टू द अदर गैप। द बैलेंस पॉइंट जो है वो है 50 सेंटीमीटर पर फिलहाल। एक्चुअली इसमें भी ये प्रिंसिपल होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली लेंथ पर डिपेंड करता है, तो हम लिखते हैं R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन में L2, या P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S के अकॉर्डिंग होता है ना, वेट स्टोन बैलेंस कंडीशन ये उसी पर बेस्ड है, तो L1 अपॉन L2 भी लिख सकते हैं P अपॉन Q को। तो लेट ये पूरा रेजिस्टेंस है P और ये पूरा रेजिस्टेंस है Q। तो पहले के लिए हम मतलब फर्स्ट केस में ये लिख सकते हैं कि देखो यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस P कितना हो जाएगा, R प्लस 15, तो R प्लस 15 अपॉन में R2, ठीक है, और ये R1 है तो इसको R1 ले लेते हैं, R1 एंड इट विल बी इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब बैलेंसिंग लेंथ कहाँ पर मिल रही है, पूरा होता है 100 सेंटीमीटर का या 1 मीटर कह सकते हैं, तो बैलेंसिंग लेंथ 50 सेंटीमीटर पर मिल रही है, तो L1 कितना होगा 50, और जो L2 होगा वो कितना हो जाएगा 100 माइनस 50, जो कि ऑफ कोर्स 50 ही होगा। तो मैं यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि R1 अपॉन में 15
R1 प्लस में 15 अपॉन R2 इक्वल टू 1 होगा, या फिर R1 प्लस 15 इक्वल होगा R2 के। ठीक है, एक रिलेशन यहाँ से ये बन गया। अब आगे क्या हो रहा है, द बैलेंस पॉइंट इज एट 50 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हेन 15 ohm is removed the balance point shifts by 10 सेंटीमीटर। अब रिमूव कर रहे हैं 15 से, जो 15 ओम का रेजिस्टेंस है उसको हटा रहे हैं, तो अब कुछ इस तरह से सिस्टम हो जाएगा, R1 और उसके बाद खाली R2 कनेक्टेड है। तो आपको एक बात बता दो, हमने यहाँ से R1 से रेजिस्टेंस कम किया है, तो जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो इस तरफ खिसक जाएगा। ठीक है, यानी लेंथ कम हो जाएगी ऑफ कोर्स। तो अब ये R2 है, तो हम लिखेंगे R1 अपॉन R2। पहले जो बैलेंसिंग पॉइंट मिल रहा था वो हमें मिला था 50 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमने 15 ओम का रेजिस्टेंस हटा दिया है, तो अब वो बैलेंसिंग पॉइंट जो 50 था वो कम हो जाएगा। और कितना कम होगा, यह हमें दिया हुआ है कि शिफ्ट बाय 10, यानी कि अब जो बैलेंसिंग लेंथ होगी वो 50 माइनस 10 होगी। मैं दोबारा बताता हूँ क्यों। पहले बैलेंसिंग पॉइंट था 50 पर, फिर हमने 15 ओम का रेजिस्टेंस हटा दिया, तो 15 ओम का रेजिस्टेंस हटा रहे हैं, तो जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो इस तरफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वहीं से तो रेजिस्टेंस कम हुआ है। बैलेंस करने के लिए R1 अपॉन R2 जो होगा 50 माइनस 10 यहाँ पर करेंगे, और अपॉन में कितना आ जाएगी, तो 40, अपॉन में कितना आएगा 60, क्योंकि कंप्लीट लेंथ कितनी होती है 100। या फिर मैं इसको 60 बाद में लिख देता हूँ, पहले मैं इसको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि आएगा क्यों, 50 माइनस 10 क्यों आया और 60 क्यों आया, इसको मैं डिटेल में बता देता हूँ। देखो 50 माइनस 10 क्यों आ रहा है, क्योंकि पहले बैलेंसिंग लेंथ था 50, फिर 10 से रिड्यूस हो गया है, तो 50 माइनस 10 ये 40 हो गया। टोटल जो लेंथ होती है वो कितनी होती है 100, तो 100 में से हम 40 को माइनस कर देंगे, तो 50 में से 10 गया 40, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 60, जिसको आप 0 से 0 कैंसिल करके 2/3 भी लिख सकते हैं। हमें निकालना क्या R1, तो R1 जब निकालना तो यहाँ से R2 की वैल्यू निकाल लो कितनी हो जाएगी। तो देखो R1 अपॉन R2 जो है इट इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से अगर मैं R2 की वैल्यू लिखूँ तो R2 कितना हो जाएगा 3R1 अपॉन में 2। यही वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँगा R2 की, तो R1 प्लस में 15 इक्वल टू 3/2 ऑफ R1, या 15 इक्वल टू, देखो ये 3/2 मतलब 1.5 लिख सकते हैं आप R1, और इसको भी इस तरफ लाओ तो माइनस R1, तो 15 इक्वल टू 1.5 में से 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 0.5 R1। तो R1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, R1 आएगा 15 अपॉन में 0.5, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10, ये हो गया 2, 15 गुना 2 30, तो आंसर आएगा 30। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स कैन गिव एंड गेट बाय इट्स रिपीटेटिव यूज। देखो कोई भी गेट हो, आप दो गेट से सब गेट बना सकते हो, एक नैंड और एक नोर, क्योंकि नैंड और नोर दोनों यूनिवर्सल गेट होते हैं, इनको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल करके हम कोई भी गेट बना सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 26 का, कि हम एंड गेट को नैंड गेट से भी बना सकते हैं और नोर से भी, बिकॉज दे आर यूनिवर्सल गेट। क्वेश्चन नंबर 27, the figure shows the variation of photo current with anode potential for a photosensitive surface for three identical radiation, IA, IB और IC intensity है, YB, YBC frequency for the curve ABC respective। तो आपको चूज करना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है। पहले मैं आपको दो कंसेप्ट समझाऊंगा, उसी से इस क्वेश्चन को हम डील कर लेंगे। पहला कंसेप्ट ये है कि अगर मान लीजिए इंटेंसिटी सेम है, एक्चुअली जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। ठीक है, इसके अलावा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे। बस ये दो कंसेप्ट आप ध्यान रखें, क्योंकि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी मतलब क्या, कितने नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, तो जितने फोटोन गिरेंगे उतने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। तो फोटो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पर। दूसरा फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा उसको रोकने के लिए, तो पोटेंशियल डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। अब इस ग्राफ में अगर आप देखें तो जो कर्व बी है और कर्व सी है, उनका सेचुरेशन जो फोटो करंट है वो सेम है। अब फोटो करंट सेम होने का मतलब ये है कि
जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम निकल रहे हैं दोनों में, और वो कब सेम होगा, जब इंटेंसिटी सेम होगी। इसका मतलब बी और बी, जो बी ग्राफ है और जो सी ग्राफ है, उनकी इंटेंसिटी रहेगी सेम। ठीक है, क्या सेम रहेगा, इंटेंसिटी, क्योंकि उसका फोटो करंट सेम है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल किन किन का सेम है, तो आप ग्राफ बी और सी को देखो, दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर सेम है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होने का मतलब क्या है कि पोटेंशियल जो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो जब स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का सेम है, बी और ए का, तो बी और ए की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम रहेगी। बी और ए की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो रहेगी सेम। तो बस गिवन ऑप्शन में से ये देखो कहाँ पर है, वाई और वाई भी कहाँ पर इक्वल है। तो पहले में वाई वाई भी इक्वल है, इसमें तो बी और सी नहीं होंगे, ए और बी इक्वल है, इसमें ए और सी नहीं होगा। और ये देखो आई बी और आई सी कहाँ पर है, तो पहली ग्राफ में बी और सी इक्वल है, यहाँ पर तो ए और बी है, तो ये तो नहीं होगा। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो ऑप्शन ए होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल ए और बी का सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखो सब दोनों यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनकी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। सी और बी ग्राफ का फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेचुरेशन करंट सेम है, जिसका मतलब उनकी इंटेंसिटी सेम होगी, तभी ऐसा पॉसिबल है। Question number 28. In YDSC, the light has a frequency of 12 into 10 की पावर 14 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी गिवन है, वेवलेंथ गिवन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एडजेसेंट फ्रिंज, यानी जो फ्रिंज विड्थ है वो हमें दे रखी है 0.8 मिलीमीटर है, तो उसको 10 की पावर -3 मीटर में आ जाएगा, मिलीमीटर है इसलिए। इफ द स्क्रीन, समझा देता हूँ क्या होता है पहले। ये होता है स्प्लिट डिस्टेंस डी, और यहाँ से यहाँ तक जहाँ पर स्क्रीन होती है, स्क्रीन से स्लिट तक का डिस्टेंस हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो बोला है इफ द स्क्रीन इज 1.6 मीटर अवे, यानी कि कैपिटल डी की वैल्यू होगी 1.6 मीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, तो स्मॉल डी निकालना है कितना होगा। जो जनरल फॉर्मूला होता है फ्रिंज विड्थ का, वो होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। और वेवलेंथ नहीं पता तो हमें ये पता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल। तो यहाँ पर हम पहले वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमें निकालना क्या है, टारगेट है हमारे स्मॉल डी निकालना। तो ये होगा लैम्डा डी अपॉन में बीटा। अब लैम्डा को हम लिख सकते हैं यहाँ से सी अपॉन में फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा को हम लिखेंगे सी अपॉन में फ्रीक्वेंसी इंटू में कैपिटल डी अपॉन में बीटा। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो डी निकालना है, तो सी 3 × 10⁸ अपॉन में फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 12 × 10⁻14। फिर कैपिटल डी 1.6 मीटर है, और जो बीटा है वो है 0.8 × 10⁻³ तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 5 × 10⁻⁴ मीटर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको ग्राफ गिवन है करंट और टाइम का, पूछा है कि कितना चार्ज फ्लो होगा। तो देखो आई इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन में डी टी, तो डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा आई डी टी। तो जब आपको ग्राफ दिया होगा करंट और टाइम के बीच में, तो इसका जो एरिया होगा इट विल रिप्रेजेंट चार्ज। तो हम यही एरिया फाइंड करेंगे। अब इस कंप्लीट एरिया को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, एक ये ट्राइंगल और एक ये रेक्टेंगल। तो ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है, और रेक्टेंगल का एरिया होता है एल इंटू बी, तो 1/2। अब ट्राइंगल का बेस कितना होगा 0 से 4, यानी कि 4, और इस ट्राइंगल की हाइट कितनी है 5, ये हाइट 5 प्लस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, तो 12 - 4 होगा ये, ठीक है, क्योंकि ये 12 पर या 4 पर है, तो लेंथ होगी 12 - 4। और ब्रेड्थ कितनी है इसकी, तो ब्रेड्थ होगी 5। अब इसको सोल्व करते हैं, ये तो 2 बचेगा, तो 2 × 5 10 प्लस 12 में से 4 जाएगा 8 × 5, तो 8 × 5 40, तो 10 + 40 इक्वल टू कितना आएगा 50। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, रेडियोएक्टिव आइसोटोप हैज अ हाफ लाइफ ऑफ t years. How long will it activity to reduce 3.125% of the original value? तो एक्टिविटी का फॉर्मूला और हाफ लाइफ का फॉर्मूला हम इस तरह से लिख सकते हैं, A/A0 इक्वल टू 1/2 की पावर n, where n is number of half life और स्मॉल n इक्वल होता है टाइम अपॉन में हाफ लाइफ।
यानी कि h हाफ लिख देता हूँ मैं, हाफ लाइफ। अब हमें ये गिवन है जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो गई 3.125%। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो 3.125% है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ऑफ ए नोट। ए अपॉन ए नोट कितना हो जाएगा 3.125 अपॉन में 100, 1 अपॉन में 2, नंबर ऑफ हाफ लाइफ मतलब टी अपॉन में, अब हाफ लाइफ कितना है टी है तो मैं इसको टी लिखूंगा। ओके, अब इसको हम लिख सकते हैं 3125 अपॉन में 100 इंटू में 1000 इक्वल टू 1 अपॉन 2। और हमें हमारा जो टारगेट है वो निकालना है कि हाउ लॉन्ग, यानी कि स्मॉल टी हमें फाइंड करना है कैपिटल टी के टर्म में, स्मॉल टी हमें फाइंड करना है कैपिटल टी के टर्म में। तो इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, ये 3125 और ये 100। तो इसको हम सबसे पहले 25 से डिवाइड कर देते हैं, 3125 को 25 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 125। जब आप 5 से वन जब आप 25 से डिवाइड करोगे तो आएगा 125 और यहाँ पर कितना आएगा 4। फर्दर आप इसको 125 को 25 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 40। ठीक है, फिर से आप इसको 5 टाइम्स 8 कितना होता है, 5 टाइम्स 8 मतलब 40, तो यहाँ पर 8 आ गया। अब 4 इंटू 8 मतलब कितना 32, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन में 32 इक्वल टू 1 अपॉन में 2 इंटू में टी अपॉन कैपिटल टी। 1 अपॉन 32 को आप पावर में कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर में आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर टी अपॉन में कैपिटल टी। तो कंपेयर करेंगे अगर आप पावर, तो यहाँ पर ये हो सकता है कि जो 5 होगा वो इक्वल होगा टी अपॉन टी के, पावर कंपेयर करने पर। तो स्मॉल टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 इंटू में कैपिटल टी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी।